अभी जो आपका चैप्टर चल रहा है डिटर्मिनेंट्स चल रहा है, और डिटर्मिनेंट्स का हमारा 2 या 3 क्लास हो चुका है। और आज जो हम डिटर्मिनेंट्स में पढ़ने वाले हैं, डिटर्मिनेंट्स में आज हमारा एक्सरसाइज 6 का स्टार्ट होगा। ठीक है, ये जो बुक है आपको पहले भी बताया गया है कि पहले जो भारती वन का बुक आता था आर एस अग्रवाल जी द्वारा लिखा हुआ, 2 वॉल्यूम में बुक आता था, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। लेकिन अब जो बुक आ रहा है एक ही बुक में दोनों वॉल्यूम को समाहित कर दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर हम इसे ये कह दें कि ये आर एस अग्रवाल का न्यू एडिशन बुक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब न्यू एडिशन बुक का मतलब ये नहीं हुआ कि हाल में ही ये बुक आया है। अगर इसके बाद कोई बुक नहीं आया है आर एस अग्रवाल जी का, तो इसका मतलब हुआ कि यही हमारा न्यू एडिशन का बुक हो गया। ठीक है, इसका हमने दो तीन क्लास किया था, जिसमें एक में आप लोगों को डिटर्मिनेंट समझाया गया था, डिटर्मिनेंट्स को कैसे सूचित करेंगे वो समझाया गया था। उसके बाद एक क्लास में आपको माइनर पढ़ाया गया था, और दूसरे क्लास में आपको कोफैक्टर पढ़ाकर और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी दिया गया था। अब हमको लग रहा है जहाँ तक कि अगर आपने वाकई में क्लास किया है और आपने वाकई में क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया, तो फिर आपको माइनर को फैक्टर में कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स। जिसे हिंदी में सारणिक कहा जाता है। ठीक है, उसे हिंदी में हम क्या क्या कहेंगे? सारणिक कहेंगे। ठीक है, आज जो हमें पढ़ना है, आज हमें एक्सरसाइज 6 का ए पढ़ना है। और अगर हम पेज नंबर का बात कर ले तो पेज नंबर 258 है, पेज हमारा 258 है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है, अगर आपने वास्तव में माइनर और कोफैक्टर पढ़ा है, तो आपको इस चैप्टर में कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़ाने से पहले हम आपको थोड़ा सा फिर से हिंट्स दे दें कि अगर आपको कहीं डिटर्मिनेंट्स को सूचित करना है तो आप कैसे सूचित कर सकते हैं, तो DETA, और या फिर आप इसे ऐसे सूचित कर सकते हैं। ठीक है, इस दोनों तरीका से आप सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट्स को आप सूचित कर सकते हैं, आपको कहीं कुछ तकलीफ नहीं होने वाला है। चलिए, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक छोटा सा हम थ्योरम लिखते हैं, बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा एक हम थ्योरम लिखते हैं। थ्योरम लिखते हैं इफ ए बी के इंटू के मैट्रिक्स, देन पी ए डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू पी टू दी पावर के डिटर्मिनेंट्स ए इंटू में आ जाएगा। ठीक है, ये एक थ्योरम है, इस थ्योरम को आप याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इस थ्योरम को समझ लीजिए। मैंने थ्योरम को क्या लिखा है? लिखा है कि इफ ए बी के इंटू के मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट्स पी ए इक्वल टू पी टू दी पावर के डिटर्मिनेंट्स ए। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स ए के रूप का है और उसका ऑर्डर क्या है? के इंटू के ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल क्यों होना चाहिए? तो जब आपको डिटर्मिनेंट्स पढ़ाना स्टार्ट किया गया था, उसी टाइम आपको ये बातें बताई गई थी कि बाबू डिटर्मिनेंट्स में हमें कैसा मैट्रिक्स को पढ़ना है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स को पढ़ना है, बताया गया था। डिटर्मिनेंट्स में जितने मैट्रिक्स आएंगे सारे स्क्वायर मैट्रिक्स आएंगे, यानी कि उसमें रो का भी संख्या बराबर होगा और कॉलम का भी संख्या बराबर होगा, ये आपको बताया गया था। अगर यहाँ पर के इंटू के लिखा गया है, तो वी नो दैट कि ये जो फर्स्ट वाला क्या है, ये किसका नंबर है? तो ये ये नंबर ऑफ द रो है, और ये जो सेकंड के है ये क्या है? नंबर ऑफ द कॉलम है। ठीक है, ये आपका पहल का के आपका रो का संख्या है और दूसर का के आपका कॉलम का संख्या है। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स ए के रूप का है और उसके ऑर्डर में जो रो और कॉलम की संख्या वो अगर बराबर है, तो हम वहां पर क्या लिख सकते हैं? वहां पे हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स पी ए इक्वल टू पी टू द पावर के इनटू में ए हो जाएगा। इतना आपको याद रहेगा? इतना आप याद रख सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, तब अब आप क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा आप अपने सामने बुक को रखेंगे और ध्यान देंगे और क्वेश्चन को सुनने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ ए इज ए, या हम लिख ही देते हैं, इफ ए इज ए 2 इंटू टू मैट्रिक्स सच दैट
डिटर्मिनेंट्स ए नॉट इक्वल टू 0 एंड determinants a equal to 5, write the value of डिटर्मिनेंट्स फॉर ए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ ए इज ए, यदि एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, जहां पे डिटर्मिनेंट्स ए किसके बराबर में नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर में नहीं है, इसका मतलब है कि इसका वैल्यू कुछ भी आ जाएगा, 0 को छोड़कर कुछ भी इसका मान आ सकता है। अगर वहां पे डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू 5 है, डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू क्या है, 5 है, तो आपको कह रहा है कि बताइए तब फॉर ए डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स दिया गया है और उसका ऑर्डर है 2x2 का, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब आपको बताना है वहां पे क्या नहीं होना चाहिए। तो वहां पे जो डिटर्मिनेंट्स है उसका वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी आना चाहिए। कुल मिलाकर बात यही हुआ कि जो आंसर है आपका, इसका जो आंसर आएगा वो 0 नहीं आना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी इसका आंसर आ सकता है। जहां पे डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू यदि 5 है तो वहां पर आपको डिटर्मिनेंट्स फॉर ए का वैल्यू निकालना है। अब चलिए, जब आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स फॉर ए का वैल्यू निकालेंगे, तब जरा आप यहां पर समझिए आपके सामने क्या क्या चीज है। आप यहां देखिए, हमें लिखेंगे सबसे पहले यहां थ्योरम से, सॉल्यूशन से लिखेंगे थ्योरम। थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम कहता है कि इफ, सबसे पहले आप देखिए जो यहाँ पे मैट्रिक्स दे रहा है ए के रूप का है या नहीं है, है ना, ए के रूप का है। इफ ए बी के इंटू के मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट्स पी ए इक्वल टू पी टू द पावर के डिटर्मिनेंट्स ए। ठीक है, ये आपका थ्योरम कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए के रूप का है और उसका ऑर्डर 2x2 और सॉरी के इंटू के ऑर्डर का है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, तो वहां पे डिटर्मिनेंट्स पी ए इक्वल होता है पी टू द पावर के और इनटू में आ जाएगा डिटर्मिनेंट्स ए। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा आप देखिए इसके सापेक्ष आपको वैल्यू क्या क्या मिला हुआ है। यहाँ पे थोड़ा हम रफ वर्क में देख लेते हैं। यहाँ पे आप रफ वर्क में जरा देखिए, आप देख रहे हैं मैट्रिक्स आपको ए चाहिए तो वो ए मैट्रिक्स, सॉरी आपको ए मैट्रिक्स चाहिए तो ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है। ऑर्डर के इंटू के, तो के जगह पर क्या है, 2 है, तो क्या हम लिख सकते हैं के इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे पी ए है, क्या है, पी ए है। पी ए किस रूप में है, डिटर्मिनेंट्स के रूप में है। तो ऐसा लॉजिक आपको यहाँ मिल रहा है ना। यानी कि पी का वैल्यू यहाँ पे क्या शो कर रहा है, 4 शो कर रहा है, 4 यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि पी का वैल्यू है 4। और उसके बाद देखिए आपका जो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स ए के रूप का है, तो जरा आप देखिए डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू क्या दे रहा है, 5 दे रहा है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू क्या है, 5 है। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, नहीं ना। अब हम नीचे लिख सकते हैं हमें क्या क्या दिया गया है, तो लिखेंगे गिवन क्या क्या चीज दिया हुआ है, तो k इक्वल टू 2 कॉमा p इक्वल टू 4 एंड डिटर्मिनेंट्स a इक्वल टू 5 है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, अब लिखेंगे देन, तब आपको वैल्यू किसका निकालना है, तो जरा आप देखिए अगर डिटर्मिनेंट्स पी ए का वैल्यू निकालना हो तो डिटर्मिनेंट्स पी ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी टू दी पावर के इनटू में डिटर्मिनेंट्स ए, यही होता है ना। अब चलिए आपको वैल्यू यहाँ पे किसका निकालना है, तो आपको वैल्यू निकालना है डिटर्मिनेंट्स फॉर ए का, निकालना है ना। तो जरा आप देखिए यहाँ पे आ जाएगा p के जगह पे क्या है, 4 है, तो इस p के जगह पे हमें क्या डालना है, 4 डालना है। 4 पी टू दी पावर के है, पावर में यहाँ पे के है, तो पावर का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है ना।
और उसके बाद इनटू में डिटर्मिनेंट्स ए, इनटू में डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू क्या है 5 है। जब आप इसे आगे लेकर जाएंगे तो 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 और गुणे 5 16 पंचे 80, इसका हो गया आंसर। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? किसी को कुछ तकलीफ है क्या? नहीं, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अगर डिटर्मिनेंट्स के साथ गुणांक में अगर कोई संख्या है तो उसका फार्मूला क्या बनता है, तो उसका फार्मूला बनता है गुणांक को लिखना है और उसके ऊपर पावर डालना है जो यहाँ पे ऑर्डर दे, गुणांक का पावर ऑर्डर और इनटू में डिटर्मिनेंट्स, इतना आपको ध्यान रखना है। बन सकता है या नहीं बनेगा? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जब हम अगला क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो सिर्फ ऊपर वाले शर्त को हम रहने देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ ए इज ए 3x3 मैट्रिक्स, इफ ए इज ए 3x3 मैट्रिक्स such that determinants A not equal to 0 and determinants 3A equal to K determinants A, then write the value of K, then write the value of K। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को जरा आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया है, जरा आप यहाँ पे देख लीजिए रफ वर्क में आपको वैल्यू क्या क्या मिला है यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। सबसे पहले आप मैच कर लीजिए, हाँ सही है बिल्कुल, ए मैट्रिक्स हमें मिल रहा है। जो ऑर्डर है, ऑर्डर यहाँ पे क्या है, ऑर्डर 3 है, तो इसीलिए के का वैल्यू 3 आ गया। उसके बाद जरा अब आप देखिए यहाँ पे पी का वैल्यू क्या है 3 है, पी का वैल्यू यहाँ पे 3 आपको दे रहा है। और उसके बाद डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू यहाँ पे नहीं दे रहा है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू नहीं है, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू नहीं है, इसके लिए कोई भी टेंशन की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ लिखेंगे थ्योरम। सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन में हमें लिखना पड़ेगा थ्योरम देकर। थ्योरम हमारा है एफ ए बी के इंटू के मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट्स पी ए इक्वल टू पी टू द पावर के डिटर्मिनेंट्स ए। ठीक है, आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो अब हम क्या लिखेंगे, गिवन, मतलब दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है जरा आप वहाँ देखिए, आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको मिला है के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू है यहाँ पे 3 है ना। और उसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो आगे हमें मिला है पी का भी वैल्यू क्या है 3 है। आगे बढ़ाया जाए, आपको वैल्यू किसका निकालना है, तो वैल्यू आपको निकालना है के का, किसके सापेक्ष में, तो 3a के सापेक्ष में। ठीक है, 3a के सापेक्ष में आपको के का वैल्यू निकालना है। जब हम सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा के अरे हाँ ये तो क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे वैल्यू जो निकालना है 3a का निकालना है। चलते हैं आगे जरा, अब आप देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे देन डिटर्मिनेंट्स 3a इक्वल टू में, डिटर्मिनेंट्स 3a इक्वल टू में, जरा आप यहाँ पे समझिए, आपके पास जो फॉर्मूला है आपने देखा है, यहाँ पे आपके पास जो सूत्र है डिटर्मिनेंट्स pa इक्वल टू p टू द पावर k डिटर्मिनेंट्स a दिया गया है। जरा पे हम यहाँ से एक स्टेप हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि आपको पूरा ढंग से समझ में आ जाए। डिटर्मिनेंट्स pa इक्वल टू होता है p टू द पावर k इंटू में डिटर्मिनेंट्स a होता है,
आपको वैल्यू किसका चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए डिटर्मिनेंट्स 3a का। तो डिटर्मिनेंट्स 3a मैंने यहाँ पे लिखा आगे बढ़ाया जाए। जब हम यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे बाबू, तब जरा आप यहाँ पे देखिए p का वैल्यू कितना दिया गया है, p का वैल्यू है 3 का पावर कितना है, 3 का पावर वहां पे दिया गया है, सॉरी p का वैल्यू है 3 और उसके बाद देखिए k का वैल्यू वहां पे कितना है 3 है, तो 3 और n2 में यहाँ पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट्स a। समझने में कुछ दिक्कत है क्या, नहीं ना। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इस वैल्यू को जरा आप देखिए, आपको ये वैल्यू क्या मिलेगा। अब जरा आप देखिए ये जो डिटर्मिनेंट्स 3a है, डिटर्मिनेंट्स 3a यहाँ पे किसके इक्वल में है, k इंटू डिटर्मिनेंट्स a के इक्वल में है, यानी कि इसके इक्वल में हम लिख सकते हैं k इंटू डिटर्मिनेंट्स a लिखा जा सकता है। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। 3 का पावर 3 है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 27 आता है। 3 का पावर 3 है, यानी कि 3 को हम 3 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 आता है या नहीं आता है। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। और यहाँ पे इनटू में डिटर्मिनेंट्स क्या है, a है, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट्स a है, डिटर्मिनेंट्स a से डिटर्मिनेंट्स a को हम कैंसिल कर दिए। अब हमारे पास क्या आया, आपको किस चीज का वैल्यू निकालना था, k का, तो k का वैल्यू क्या आ गया 27, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, समझने में कहीं कुछ कंफ्यूजन है, समझ में आ गया पूरा, कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए एक बार यहाँ से। चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि इफ A इज ए 3x3 मैट्रिक्स, यदि A एगो मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सच दैट डिटर्मिनेंट्स A नॉट इक्वल टू 0, जहां पे डिटर्मिनेंट्स A का मान 0 के बराबर नहीं होगा, एंड डिटर्मिनेंट्स 3a इक्वल टू k इंटू डिटर्मिनेंट्स a, और डिटर्मिनेंट्स a का जो वैल्यू दिया गया है वो कैसा दिया गया है, तो k इंटू डिटर्मिनेंट्स a दिया गया है। देन राइट द वैल्यू ऑफ k, तब इस ये जो k है इसका वैल्यू आप बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, हमने थ्योरम में लिखा कि इफ a बी ए k इंटू के मैट्रिक्स, अगर a कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है k इंटू के का है, तब सूत्र क्या बनता है, तब फार्मूला बनता है डिटर्मिनेंट्स पी ए इक्वल टू पी टू दी पावर के डिटर्मिनेंट्स ए। समझने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब हम बनाने चलते हैं, हमने लिखा सॉल्यूशन यानी कि हल। थ्योरम जो हमारे पास है, हमारे पास थ्योरम क्या है, तो हमारे पास थ्योरम है इफ ए बी के इंटू के मैट्रिक्स, यदि ए के इंटू के ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तब क्या होता है, तब यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स पी ए के बराबर में होता है पी टू दी पावर के डिटर्मिनेंट्स ए, यही लिखा गया है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जरा आप देखिए आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज मिला हुआ है। तो आप देख रहे हैं के इंटू के की जगह पर क्या है 3 इंटू 3 है, यानी कि के का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। समझने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। और उसके बाद यहाँ देखिए पी ए एक साथ आता है तो यहाँ पर 3a आया, यानी कि p का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया हुआ है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, हमने वही लिखा है गिवन k इक्वल टू 3 और p इक्वल टू क्या है 3 है। देन तब हम यहाँ क्या करेंगे, इस सूत्र का यूज कर लेंगे, हमने यहाँ जो सूत्र लिखा है इसका यूज कर लेंगे। कैसे, डिटर्मिनेंट्स पी ए इक्वल टू पी टू दी पावर के डिटर्मिनेंट्स से लिखा गया। अब जरा आप देखिए इसी के सापेक्ष मान क्या दिया गया है, तो इसके सापेक्ष में मान यहाँ पे 3 डिटर्मिनेंट्स सॉरी 3a डिटर्मिनेंट्स है, इसके जगह पे 3a डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू में जरा आप देखिए p के जगह पे क्या आया हुआ है 3 आया हुआ है, तो p के जगह पे हमने 3 लिखा, p का पावर k है, k का वैल्यू क्या है, तो आप देख रहे हैं जो k का वैल्यू है वो क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखा गया, इनटू में डिटर्मिनेंट्स a है। जब आगे बढ़ाएंगे तो डिटर्मिनेंट्स 3a का वैल्यू क्या दिया गया है, तो k डिटर्मिनेंट्स a दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पे k डिटर्मिनेंट्स a लिखा इक्वल में ये जो 3 का क्यूब देख रहे हैं, तो 3 के क्यूब का जो वैल्यू आता है वो क्या आता है 27 आता है, हमने वही 27 लिखा। यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ए से डिटर्मिनेंट्स ए कैंसिल, और यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बचा के का वैल्यू 27 जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। अब इसका सिर्फ एक क्वेश्चन है, 3 नंबर आपको बनाकर आना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप बनाकर आएंगे, चौथा क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए इसको मिटा दिया है।
आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो हमें आज क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन संख्या 4 है, प्रश्न संख्या 4 है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए आई जे, सॉरी इफ ए आई जे आपको पता है, आई बोले तो रो और जे बोले तो कॉल्यूम, पता है। इफ ए आई जे इज द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे, इज द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट, co-factor of the element aij of 2 minus 3 5 2 minus 3 5 604 1 5 minus 7 1 5 minus 7, ठीक है। then write the value of A32 N2 में A32। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया, जो डिमांड है, इस डिमांड से आप बिल्कुल वाकिफ है, बिल्कुल 100% आप वाकिफ है। क्या वाकिफ है? तो आप याद कीजिए, आपको माइनर और को फैक्टर दोनों पढ़ाया गया है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए, जब आपको को फैक्टर पढ़ाया गया था तो को फैक्टर अगर बोला जाए कि बाबू आपको को फैक्टर A32 निकालना है, ठीक है, A32 निकालना है, या इसे हम एक एग्जांपल में मानते हैं कि अगर एक आपको बोल दिया जाए, कोई मैट्रिक्स दे दे और क्या कि आप इसका को फैक्टर निकालिए। को फैक्टर कैसा निकालना है? ए आई जे। तो आपको पता है कि इसका जो फार्मूला होता है -1 टू द पावर आई प्लस जे इनटू में एम आई जे, यही फार्मूला आपको पढ़ाया गया, जिसमें प्रैक्टिस के लिए आपको बोला भी गया था कि बाबू आप को फैक्टर निकाल कर लाएंगे, बोला गया था, याद है। ये एम आई जे क्या है? ये जो एम आई जे है, ये क्या है? ये आपका माइनर है। क्या है आपका? ये आपका माइनर है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? और आप जान रहे हैं ये जो आई जे है, यहाँ जो ऑर्डर देगा, ये जो ऑर्डर यहाँ पे आएगा, ये ऑर्डर क्या है? ऑर्डर में ये जो पहला डिजिट होगा, पहला न्यूमेरल होगा, ये रो का होगा और दूसरा का कॉलम का होगा। इतना आपको पता है। आ जाइए, जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ, तब आप देखिए जरा, आप यहाँ देखिए अंतर यहाँ पे क्या किया गया है। तो जो यहाँ अल्फाबेट दिया गया है, एक को छोटका ए और दूसरा को बड़का ए लिखा गया है। यहाँ पे ए आई जे की जगह पर 3 और 2 दिया गया, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। इस सारी चीजों से आप वाकिफ है। थोड़ा सा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ ए आई जे इज द को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ए आई जे है, कैपिटल ए आई जे है, ये एलिमेंट है किसका? जब को फैक्टर निकालते हैं तो ए आई जे का, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर कहानी यही हुआ, स्मॉल ए आई जे का को फैक्टर ये जो आप देख रहे हैं ये ए आई जे है। तो कह रहा है कि उस कंडीशन में आप इसका वैल्यू बताइए, उस कंडीशन में आप किसका वैल्यू बताइए? तो उस कंडीशन में आपको वैल्यू बताना है किसका? तो A32 इनटू में फिर से A32। आप देख रहे हैं कि ये आपका स्मॉल लेटर है और ये आपका कैपिटल लेटर है ना? इतना आपको ध्यान रखना है। चलते आगे हम बढ़ते हैं, जरा देखिए, अगर आप याद कीजिए, आपको माइनर पढ़ाया गया था, तो माइनर में आपको क्या पढ़ाया गया था कि अगर कहीं कुछ ऑर्डर दे दे, अगर इसका कहे माइनर निकालने को, यानी कि अगर आपको कह दे कि M32 निकालो, तो सबसे पहला वर्ग क्या है? अगर M32 निकालना है तो ये आपका रो हुआ और ये आपका कॉलम हुआ। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हमें क्या कर देना है? डिलीट कर देना है, गायब कर देना है। बताया गया था माइनर निकालने के लिए।
उसके बाद जब माइनर निकल जाएगा तो कोफैक्टर को हम ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। अब चलिए जरा इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, तब हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन दिया गया है, क्या दिया गया है, दो को वैल्यू यहाँ पे हमें पता है, किसका, आई का और जे का। लिखेंगे गिवन आई इक्वल टू 3 एंड जे इक्वल टू क्या है, 2 है ना, जे इक्वल टू 2 है। तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे बाबू, तब हमें क्या मिल जाएगा, जरा आप देखिए। सबसे पहले अगर हम A32 निकालने जा रहे हैं, अगर हम A32 निकालने जा रहे हैं, तो A32 का मतलब क्या हुआ, A32 का मतलब हुआ, एक बात आप याद रखेंगे, यहाँ पे ये जो A32 कह रहा है कि A32 क्या है, कोफैक्टर है, क्या है, कोफैक्टर है। तो A32 का आप कोफैक्टर निकालेंगे ना हो। A32 का जब कोफैक्टर निकालना है तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या आएगा, -1 टू द पावर 3 + 2 आएगा ना, इनटू में MIJ, क्या आएगा, MIJ, आई के जगह पर 3 और जे के जगह पे 2 आ जाएगा। जरा आप बताइए MIJ का वैल्यू आपने निकाला है अभी, क्या नहीं निकाला है, या M32 का वैल्यू आपने निकाला है, नहीं निकाला है। चलिए आगे इसी में निकाल लेंगे। जब हम इसमें इसका वैल्यू निकालेंगे, आगे हम बढ़ाते हैं, तो -1 का -1 और इसका पावर 3 + 2 क्या आ जाएगा, 5, और इनटू में M32, M बोले तो माइनर निकालने के लिए यहाँ जो लिखता है, यहाँ पे जो ये संख्या दिया गया है, इसको हमें गायब करना होता है, इसे डिलीट करना होता है। अगर रो अगर यहाँ पे 3 है तो थर्ड रो को हम गायब कर देंगे, और कॉलम 2 है तो कॉलम 2 को गायब कर देंगे, गायब कर दिए हैं। उसके बाद जो बचता है उसका मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई ऐसे ही होता है ना, हो ऐसे ही होता है ना, मल्टीप्लाई ऐसे ही हमें करना है, कैसे, 2 × 4 माइनस कर देना है, यहाँ से मल्टीप्लाई यहाँ करके, यानी कि 6 × 5। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, नहीं ना, आगे बढ़े। जब हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे, तब जरा आप हमें अब बताइए बुआ, आपको इसके फर्स्ट क्लास में, जब कोफैक्टर का फर्स्ट क्लास आपका हुआ था, उसी टाइम हम आपको बताए हुए थे कि यदि माइनस का पावर सम संख्या हो तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और अगर माइनस का पावर विषम संख्या हो तो ये क्या हो जाता है, तब ये हो जाता है माइनस। माइनस का पावर सम संख्या या विषम है, विषम है, तो यहाँ पे -1 ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि आप एक को कितना भी बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका जो जवाब आता है, उसका जो आंसर आता है, एक ही रह जाता है। माइनस का पावर 5 टाइम अगर हम करते हैं तो यहाँ पे माइनस ही रह जाएगा, इनटू यहाँ पे देखिए 2 चौके 8 और -6 × 5 30 आया। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो -1 गुणे, अगर 8 में से 30 जा रहा है, अगर 8 में से 30 जा रहा है, क्या बचेगा, तो अगर 8 में से 30 जा रहा है तो यहाँ पे बच जाएगा -22, यहाँ पे -22 बच जाएगा। आगे बढ़ाते हैं, जब हम आगे बढ़ाएंगे तो -22 में 1 से गुणा हुआ तो क्या आया, तब यहाँ पे आ जाएगा 22, क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब कह रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे कह रहा है A32, क्वेश्चन क्लियरली लिखे हुआ है, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली लिखे हुआ है। यहाँ देखिए, जब यहाँ पे कैपिटल AIJ लिखा तो इसके साथ इसने क्या लगाया, कोफैक्टर लगाया। और अब यहाँ पे आइए, AIJ क्या है, एलिमेंट है, AIJ क्या है, एलिमेंट है ना। एलिमेंट किसे कहा जाता है, तो जब किसी मैट्रिक्स में जो भी यहाँ पे डिजिट लिखा जाता है, जो भी न्यूमेरल्स लिखा जाता है, वो सारा न्यूमेरल्स या तो एंट्रीज कहलाता है या तो एलिमेंट्स कहलाता है। एलिमेंट्स कौन सा है, A32 बोले, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंट्रीज है, इसमें तीसरा रो में दूसरा कॉलम, ये ना हुआ, तीसरा रो में दूसरा कॉलम। तीसरा रो आपका ये है, तीसरा रो है, तीसरा रो में आप दूसर का कॉलम देखिए, पहला और दूसर का कॉलम क्या आ गया, 5 आया ना। यानी कि यहाँ पे जो आपको दे रहा है A32 का वैल्यू का क्या आएगा, 5 आया ना। A32 क्या है, A32 आपका एलिमेंट है। एलिमेंट बोले, A32 बोले तो A32 का मतलब हुआ तीसरा रो में दूसर का कॉलम। तीसर का रो में आप आइए और कॉलम देखिए, पहल का कॉलम है, ये दूसर का कॉलम है ना।
पहले का कॉलम और ये दूसरा का कॉलम, दूसरा का कॉलम क्या है 5 है, A32 इक्वल टू 5, हेंस A32 इंटू A32 इक्वल टू A32 का वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पे आया 5 और N2 में A32 का वैल्यू क्या है, A32 का वैल्यू है 22। जब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 110, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझने में कुछ दिक्कत है क्या, समझ में आया, समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्लियरली लिख रहा है कि ये जो कैपिटल AIJ है इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, ये कोफैक्टर है किसका, इस एलिमेंट का ये कोफैक्टर है, तो हमने इसका कोफैक्टर निकाल लिया। यहाँ पे AIJ की जगह में ये जो AIJ है इसके जगह पे यहाँ पे A32 दिया हुआ है, मतलब I की जगह पे 3 और J की जगह पे 2, इस हिसाब से हमने ये वैल्यू निकाला है, ये आपका कोफैक्टर हो गया। अगर याद ना रहे तो आप यहाँ साइड में लिख लेंगे, ये आपका है कोफैक्टर, ठीक है। और ये जो A32 है ये क्या है, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ ठीक है, A32 नंबर ऑफ एलिमेंट है, वहां से हमने इस नंबर को उठाया और उसके बाद कह रहा था वैल्यू निकालना था स्मॉल A32 इंटू में कैपिटल A32 का, हमने वही यहाँ पे लिखा और दोनों के वैल्यू को डालकर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया है, आगे बढ़ाया जाए, चलिए आगे बढ़ाते हैं। आज जो आपका वर्क है वो कितना ध्यान रखिएगा, इतना आप ध्यान रखिएगा कि आज जो आपका वर्क है सारा 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सी है और सभी क्वेश्चन में उसी का वैल्यू भी आपको निकालना है। लेकिन जैसे ही अगर आप अगला एक्सरसाइज में यानी कि 6B में जाते हैं, अगर आप 6B में जा रहे हैं तो फिर 6B में आपको 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स देखने को मिलेगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है आपका और 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक आपसे 100% बन जाएगा। 18 कहीं ना बन पाए 17 तक तो 100% बनेगा, क्यों, क्योंकि 18 से ही आपका जो मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर का स्टार्ट हो चुका है। तो थर्ड ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है कैसे डिटर्मिनेंट्स निकाला जाता है ये भी आपको बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे तब आप देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इवैल्यूएट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और यहाँ पे फिर से x प्लस 1 है, ठीक है। ये यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया, ऑर्डर इसका क्या है 2 इंटू 2 ऑर्डर का, कैसे 2 यहाँ पे रो है और 2 यहाँ पे कॉलम है ना, किस ऑर्डर का है तो 2 इंटू 2 ऑर्डर का ये आपका मैट्रिक्स है। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे कैसे बनाएंगे, इसे लिखेंगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन में, लेट A इक्वल टू, माना कि एक मैट्रिक्स A है और उसका एलिमेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 है, ठीक है। दूसरा एलिमेंट इसका x माइनस 1 है, तीसरा एलिमेंट इसका x प्लस 1 है और चौथा भी x प्लस 1 है ना। आगे बढ़ाया जाए, देन डिटर्मिनेंट्स A इक्वल टू, कैसे बनाते हैं, यहाँ से यहाँ पे गुणा और माइनस से यहाँ पे गुणा, यही काम किया जाता है ना। चलिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस में यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करना है तो एक्स प्लस 1
और n2 में x माइनस 1 आ जाएगा। गुणा करने का नियम आपको पता है बाबू, पहल का एलिमेंट से तीनों में और दूसर का एलिमेंट से तीनों में, या फिर पहल का एलिमेंट से दोनों में, दूसर का एलिमेंट से दोनों में, या तीसर का एलिमेंट से दोनों में। इतना तो आपको पता ही है। चलते आगे बढ़ते हैं। जब हम इस क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ेंगे तो जरा अब आप देखिए, आपको जो इसका वैल्यू मिलने वाला है कुछ इस टाइप का, एक्स स्क्वायर से एक्स में गुणा हुआ तो एक्स का पावर 3 यानी कि एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर से 1 में गुणा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स से एक्स में गुणा हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स से 1 में गुणा हुआ तो माइनस एक्स, 1 से अगर x में गुणा हुआ तो यहाँ पे x और उसके बाद प्लस प्लस यहाँ पे प्लस 1 का 1 आ जाएगा। आगे बढ़ाया जाए, माइनस है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ भी एक कोष्ट का यूज कर देते हैं और यहाँ भी हम एक कोष्ट का यूज कर लेंगे। ये जो आपका है ये टर्म, आप 10th क्लास में इसको आप पढ़ पढ़ के परेशान हो गए थे। क्या चीज, टर्म सेम हो और साइन खाली बदला हुआ हो, टर्म सेम हो और साइन बदला हुआ हो तो पहलको का स्क्वायर आ घटाओ दूसरको का स्क्वायर, पढ़े हुए हैं ना। पहलको का स्क्वायर तो पहले x तो x का स्क्वायर और माइनस बाद में एक तो एक का स्क्वायर एक ही रह जाता है। जब हम आगे बढ़ाएंगे तब जरा आप देखिए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, ये दोनों भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब आप आगे बढ़ाएंगे तब जरा आप देखिए, एक्स का पावर 3, यहाँ पे प्लस 1 है और यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, एक्स का पावर 2 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 1 है ना। जब आप आगे बढ़ाएंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही आपका हो गया आंसर। समझने में कुछ दिक्कत है क्या, बन पाएगा? आपको 17 तक पूरा वर्क करके लाना है, 17 तक आप याद कर, सॉरी 17 तक आप क्वेश्चन बना कर लाएंगे, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि 5 से लेकर 17 तक जो भी क्वेश्चन है सारा वही इवेल्युएट हल करने वाला क्वेश्चन है, और इसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसा भी है जहां पे x का वैल्यू निकालने को बोलेगा। आप याद करिए, आपको x का वैल्यू भी निकालना बताया गया है, यानी कि वहां पे 2 मैट्रिक्स देगा, पहलका का डिटर्मिनेंट्स कर लेना है, दूसरका का डिटर्मिनेंट्स कर लेना है और x का वैल्यू निकाल लेना है। अगर आपको याद ना होगा तो आप फिर से वीडियो को देख लेंगे, पूरी बातें आपको याद आ जाएगी। अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दिया जाए। वैसे बच्चे जो यूट्यूब से ही डिपेंडेड है, यहीं से क्लास ले रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाइएगा आप गणित का जो टेस्ट हुआ है। वैसे बच्चे जो पूर्ण रूप से YouTube पे ही डिपेंडेड है या क्लास को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑफलाइन में कम बच्चे हैं, और लगभग अगर मैं ये बोलूं कि वीडियो पे क्लास में जो बच्चे हैं उससे अगर 5 गुना व्यू जा रहा है, 10 गुना व्यू जा रहा है किसी किसी वीडियो पे, तो ये कहीं से गलत नहीं है। इसका मतलब साफ है कि कुछ ऐसे भी बच्चे जो यूट्यूब पे ही डिपेंडेड है। आपको बता दिया जाए कि आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में आपके स्कूल में या जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है वहाँ पे अभी एग्ज़ाम चल रहा है। आज 24 तारीख है, कल 23 तारीख के डेट में साइंस वालों का बायो और गणित का एग्ज़ाम हुआ था, टेस्ट हुआ था आपके स्कूल में। अगर आप देखें तो जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने अलजेब्रा के अंडर में मैट्रिक्स को ही चुना था। मैट्रिक्स को चुनने का वजह क्या है, कुछ वजह तो रहा होगा। मैंने उस टाइम आपको एक ही वजह बताया कि मैट्रिक्स चैप्टर एजे आपको समझने में अच्छा लगेगा, समझने पूरा समझ में आ जाएगा, जिसके वजह से आपको मैथ पढ़ने में उबाऊ महसूस नहीं होगा। इसके अलावा एक और वजह था। वजह क्या था, तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है यहाँ से टेस्ट में भरपूर क्वेश्चन दिया जाता है, और एग्ज़ाम में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ से लगभग 13-14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब जरा देखिए, आपका जो एग्ज़ाम हुआ है ये जो गणित का है, सब्जेक्ट कोड अगर कहा जाए तो ये सब्जेक्ट कोड आपका 121/327 होता है गणित का। यही आपका क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा पूरा क्लियर। आप देख रहे हैं कि ये जो सेक्शन ए है ऑब्जेक्टिव का है, कुल मिलाकर टेस्ट में
30 ऑब्जेक्टिव दिया गया था। इस 30 ऑब्जेक्टिव में आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल 7 नंबर से जो ऑब्जेक्टिव है मैट्रिक्स का आपका स्टार्ट हो चुका था। और ये जितना भी इसमें क्वेश्चन है, इक्का दुक्का का बात अगर किया जाए, सारणी का बात किया जाए या सारणिक का बात किया जाए, डिटर्मिनेंट्स का बात किया जाए, तो ये अभी पूरा नहीं हो पाया। तो हो सकता है कि आपसे 1 2 3 क्वेश्चन छूट गया होगा, वो भी आपके एग्जाम से पहले। डिटर्मिनेंट्स का जो भी बेसिक डिटेल होता है, सारा बेसिक डिटेल आपको दे दिया गया था ताकि आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना हो। आप देख सकते हैं कि 7 से स्टार्ट हुआ है और पूरा यहाँ 9 से लेकर आप आ जाइए 20 तक, और फिर 21 से लेकर आप आ जाइए 30 तक। पूरा क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स से आया हुआ है, पूरा क्वेश्चन। यानी कि 30 में 23 क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स से। इतना ही नहीं, जब आप सब्जेक्टिव में जाते हैं सेक्शन बी में, और यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन दिया जाता है जहाँ से आपको 5 बनाना होता है। अब आप यहाँ देखिए 5 नंबर से स्टार्ट करिए, 5 6 7 8 9 और 10। ये टोटल क्वेश्चन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का ही है। आपको 5 क्वेश्चन बनाना था और यहाँ भी 6 क्वेश्चन वहीं से आया है। आपसे नहीं बन पाया होगा एक क्वेश्चन, वो कौन सा है? तो सारणिक का यानी कि डिटर्मिनेंट्स का है। ठीक है, ये आपसे नहीं बन पाया होगा। बाद बाकी ये जो भी आप देख रहे हैं, ट्रांसपोज है या फिर मल्टीप्लाई करना है, जो भी आप देख रहे हैं, ये सारी बातें आप पढ़ चुके हैं। जब आप दीर्घ उत्तरीय में आते हैं तो यहाँ से आपको 3 प्रश्न बनाने होते हैं। और जरा अब आप देखिए, पहला मैट्रिक्स है, इनवर्स मैट्रिक्स जो कि आपको पढ़ाया गया है। दूसरा ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन। उसके बाद तीसरा ये भी आपका क्या है, ये भी क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। चौथा आप देख रहे हैं यहाँ पे, चौथा भी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैट्रिक्स का ही है। पांचवा भी आप देख रहे हैं मैट्रिक्स ही है। पूरा क्वेश्चन मैट्रिक्स से ही डाला गया है। अगर आप वाकई में क्लास किए होंगे और आपने थोड़ा सा भी मेहनत किया होगा तो मुझे नहीं लग रहा है कि टेस्ट में कहीं भी आपको कुछ परेशानी हुई होगी। ठीक है, अब आज का बात कर लिया जाए। आज का क्लास आपका यहीं पे संपन्न किया जाता है। और आज जो आपको होमवर्क दिया जाता है, होमवर्क आपको दिया जाता है पेज नंबर 258, पेज 258 6 का ए। आगे बढ़ाया जाए तो 1 से लेकर आपको 17 तक सारे प्रश्न को आपको सॉल्व करके लाने हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट डे सेट आउट किया जाएगा ताकि कहीं पर भी कुछ न किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद फिर से आप देखेंगे तो 21 और 22 नंबर क्वेश्चन यही है, सेम यही क्वेश्चन है। अगर आप चाहे तो 1 से 17 और फिर आप 21 और 22 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। बनाकर आप लाएंगे, जो भी परेशानियां होगी नेक्स्ट डे उससे दूर किया जाएगा।